कहानी की शुरुआत में एक लड़का अपने लैपटॉप पर एक ऑनलाइन आरपीजी स्ट्रेटजी गेम खेल रहा था। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बावजूद वो गेम खेलने में लगा था, लेकिन तभी अचानक उसे अपना शरीर भारी महसूस होने लगता है और उसके सामने अंधेरा छा जाता है। उसका दिमाग जैसे किसी इमेजिनरी समुद्र की गहराइयों में डूबता जा रहा था। तभी अचानक उसने खुद को ठंडी हवा और बादलों से ढके आसमान वाले जंगल में पाया, एक पत्थर के सिंहासन पर बैठे हुए। और फिर एक लड़की उसके सामने आती है, जैसे वो कब से उसके जागने का इंतजार कर रही हो। जैसे ही वो परछाइयों से बाहर निकली, वो लड़का उसे तुरंत पहचान लेता है कि वो कोई और नहीं बल्कि ऑटो लामिसेंटा थी, एक एल्फ जो उसे किंग कहकर बुलाती थी। वो गेम जो वो हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़े खेल रहा था, उसका नाम था इटर्नल नेशंस, एक डार्क फैंटेसी स्ट्रेटेजी सिम्युलेटर। और उस गेम में वो जिससे सबसे ज्यादा जुड़ा था, वो कैरेक्टर, वही एल्फ, अब उसके सामने खड़ी थी। वो सोचता है कि क्या उसे उस किंग की तरह एक्ट करना चाहिए जैसा कि वो उसे बुलाती थी, पर यह साफ होता है कि ऑटो उसे मिनोग्रा का लीडर मान रही थी। तभी वो लड़की मुस्कुराती है और उससे कहती है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने नाइटमेयर डिफिकल्टी को भी हरा दिया था, और वो भी उस सिविलाइजेशन के साथ जिसे सबसे मुश्किल माना जाता था, मिनोग्रा सिविलाइजेशन। और इसीलिए इरा टाकुटो वो लेजेंडरी प्लेयर था जो पूरी दुनिया की लीडर बोर्ड में सबसे ऊपर था। ऑटो को हर वो मोमेंट याद होता है जो उन्होंने साथ में गेम में बिताया था, जब उन्होंने साथ मिलकर दुनिया जीती थी। इसीलिए वो उससे कहती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे पहले से ही पता है कि वो कौन है। टाकुटो कहता है कि ऑटो ही उसका प्ले स्टाइल थी, क्योंकि वो हमेशा से चाहता था कि वो उसके जैसा ही स्ट्रॉन्ग हो। उसे अपने फेवरेट कैरेक्टर से असलियत में बात करके इतनी खुशी होती है कि उसकी आंख से आंसू निकल जाते हैं। तभी ऑटो भी उससे कहती है कि वो भी वैसा ही महसूस कर रही है। फिर वो उससे सवाल पूछने लगता है कि क्या ये स्वर्ग है, क्या वो वही है जिसने उसे यहाँ समन किया है। लेकिन ऑटो बताती है कि वो उसकी तरह खुद भी अचानक इस जगह पर आ गई है, और ये जगह उसे थोड़ी सी भी स्वर्ग जैसी नहीं लग रही, बल्कि उसे तो ये जगह बिल्कुल इटर्नल नेशंस की दुनिया जैसी लग रही है। वो आगे कहती है कि ये बिल्कुल एक चमत्कार जैसा है, अपने मास्टर से असलियत में मिलना उसके लिए सम्मान की बात है। इतना कहकर वो एल्फ घुटनों के बल झुकती है और उससे पूछती है, क्या हम इस अलग दुनिया में फिर से एक नई शुरुआत करें, हमारा एक बिल्कुल नया किंगडम बनाने के लिए। जितना टेम्पटिंग वो ऑफर था, टाकुटो अभी भी कंफ्यूज्ड था, लेकिन फिर भी वो कहता है जब उसका लॉयल साथी उसके साथ है तो शायद ये उसकी जिंदगी का नया मौका हो सकता है, अपने उन गोल्डन दिनों को फिर से जीने का। तभी ऑटो खुद को फॉर्मली इंट्रोड्यूस करती है, मैं हूँ कीचड़ से जन्मी संतान जो दुनिया को विनाश की ओर ले जाएगी, और अब से मेरा शरीर और मन पूरी तरह से मेरे मास्टर का है। उसकी ये हाई स्पीच सुन के टाकुटो को अजीब लगता है, और वो कहता है कि ऐसे डायलॉग असल जिंदगी में बोलना काफी शर्मनाक हो सकता है। और ऑटो भी मानती है कि ये उसके लिए भी थोड़ा शर्मनाक है, पर तब भी वो एक किंग की तरह बर्ताव करते हुए उसे बुलाते हुए कहता है, तुम मेरी पहली और इकलौती सबऑर्डिनेट हो, मेरा विश्वास और मेरी राइट हैंड। हमारा सिविलाइजेशन मिनोग्रा, जो सबसे ईविल नेशन माना जाता था और साथ ही साथ अपने घरेलू अफेयर्स के मास्टरी के लिए भी, वो अब एक बार फिर से उठने वाला है। वो ऑटो को अपना सर्वेंट बुलाते हुए उससे पूछता है कि हमारे मिनोग्रा का पहला मूव क्या होना चाहिए, और जैसे दोनों पहले से तय करके बैठे हों, दोनों एक साथ बोलते हैं, छुप जाना चाहिए। फिर टाकुटो इमरजेंसी प्रोडक्शन से एक स्काउट को बुलाता है, और बिना किसी देरी के एक लंबी टांगों वाला कीड़ा एक पोर्टल से रेंगता हुआ बाहर निकलता है। टाकुटो और ऑटो दोनों को ही उसे देखकर थोड़ी सी घिन आती है, लेकिन टाकुटो खुद को याद दिलाता है कि मिनोग्रा एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जो बुराई और तबाही पर आधारित थी, इसलिए उन्हें ये ध्यान देते हुए संभल कर चलना होगा। ऑटो कहती है, मतलब कि हमें दूसरों से जितना हो सके उतना छुप के रहना होगा। फिर टाकुटो उसे ऑर्डर देता है कि पूरे इलाके में चुपचाप घूमो और किसी को दिखाई मत देना। और जैसे जैसे वो कीड़ा उससे दूर जा रहा था, टाकुटो को एहसास होता है कि वो उसकी आंख से देख सकता है। उस स्काउट को समन करने में उसके 100 माना खत्म हो गए थे, और अब उसके पास सिर्फ 100 माना ही बचे थे। उसे एक बेस बनाने के लिए और 20 माना की जरूरत होती है। ऑटो उसे बताती है कि इमरजेंसी प्रोडक्शन सच में बहुत महंगी होती है, इसलिए उन्हें आगे से उन्हें ध्यान से खर्च करना होगा। टाकुटो कहता है कि उसका बहुत मन था कि वो एक वॉरियर बनाए जो उनकी रक्षा कर सके, लेकिन शायद वो बनाने में उसका सारा माना खत्म हो जाता। और कॉम्बैट की बात आते ही ऑटो वादा करती है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगी, या कम से कम वो ऐसा ही कहना चाहती थी, पर काश वो अभी इतनी कमजोर न होती। फिर टाकुटो बताता है कि ऑटो लामिसेंटा एक हीरो यूनिट है जो समय के साथ और मजबूत होती है, लेकिन अभी के लिए उसकी ताकत तो बेसिक दुश्मनों से भी 3 पॉइंट कम है, जिसका मतलब अगर उन पर अभी कोई हल्का हमला भी हो गया तो मिनोग्रा का पूरा प्लेन खतरे में पड़ सकता है। फिर वो स्काउट की नजरों से चारों ओर देखता है, हर तरफ घना जंगल फैला होता है, उसे अभी तक कोई मॉन्स्टर नहीं मिलता। ऑटो को भी ये जंगल छुपने के लिए परफेक्ट लगता है, लेकिन उसे ये अजीब लगता है कि उस लंबे पैर वाले कीड़े को रास्ते में कोई जानवर भी नहीं मिला। और टाकुटो कहता है कि उससे भी
बुरा ये है कि उसे अभी तक उस जंगल में कुछ खाने को भी नहीं मिला। अब बस वो यही कर सकते हैं कि वो सावधान रहें और इंतजार करें कि शायद उन्हें कुछ मिल जाए। ऑटो उससे माफी मांगती है कि वो उसकी अभी कुछ खास मदद नहीं कर सकती, लेकिन टाकुटो उससे कहता है उसके लिए उसके साथ होना ही उसके लिए काफी है। उसकी ये बात सुनकर ऑटो की आंखें खुशी से चमक उठती हैं और टाकुटो उसे देखकर सोच में पड़ जाता है कि उसने उस गेम में ध्यान नहीं दिया, पर शायद उसकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी ही थी। तभी टाकुटो स्काउट की आंखों से देखता है कि कुछ दूरी पर डार्क एल्फ्स की एक कॉलोनी बसी हुई है। ऑटो बताती है कि इस टाइप के एल्फ्स अक्सर न्यूट्रल होते हैं या शायद ज्यादातर बुराई की ही तरफ, जो उनके लिए राहत की बात है। पर यह तो तय था कि वो इटर्नल नेशंस की दुनिया में ही है, लेकिन उनके लिए प्रॉब्लम ये थी कि अगर उनके पास कोई और सिविलाइजेशन बसी है तो उससे उनके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है और गेम की शुरुआत में लड़ाई से बचना बहुत जरूरी होता है। इसलिए उनका जो सबसे पहला टारगेट था वो था एक सेफ जगह ढूंढना जहां वो अपना बेस बना सकें। लेकिन अब उन्हें पहले उन डार्क एल्व्स पर नजर रखनी होगी जिससे कि वो इस एरिया के बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर सके, और अगर कुछ गलत होता तो वो बस वहां से भाग निकलते। पर तभी एक छोटा डार्क एल्व्स का ग्रुप उनके सामने आ जाता है, ठीक उसी पत्थर के सिंहासन के सामने जहां मिनोग्रा के दोनों साथी बैठे होते हैं। उसी दिन थोड़ी देर पहले वही ग्रुप जंगल में खाने की तलाश में घूम रहे होते हैं और उनमें से एक उनके लीडर जिया से कहता है हमें ये श्रापित जमीन छोड़ देनी चाहिए, अब यहाँ खाली भटकने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन जिया उसे याद दिलाता है कि उन्हें तो पहले ही उनके होमलैंड से निकाला जा चुका है और अब उनके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं बची, और अगर देखा जाए तो उनके बच्चे भी ऐसे हालात में ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएंगे। इतनी हरी भरी जगह है तो कहीं ना कहीं तो खाना जरूर होगा। यही सोचकर वो आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी एक फीमेल एल्फ कहती है कि आइडाजिया की अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी के किनारे पर जो ये कर्स्ड फॉरेस्ट है, ये वही जगह है जिसके बारे में हर किताब में लिखा है कि यहाँ किसी बहुत बुरी चीज को सील किया गया है और वो चीज कभी भी इस जमीन पर जिंदगी को पनपने नहीं देगी। लेकिन जिया उसकी बात को टालते हुए कहता है कि ये सब बस बेकार की बातें हैं, पेड़ पौधे तो उग ही रहे हैं। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है कि अब कोई हार नहीं मानेगा, ऐसे हालात में पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं उठता, और उन्हें चीयर करते हुए कहता है कि उनके एंसेस्टर्स की आत्माएं और उनका अपना जज्बा उन्हें इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकाल ही लेंगे। पर इतना सब कहने के बाद भी जिया खुद भी इस जंगल से डरा होता है, लेकिन चाहे श्राप हो या ना हो, वो अपने लोगों को ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता है। जब तक उनके शरीर में थोड़ी सी भी ताकत है, उनके लिए जिंदा रहना जरूरी है ताकि वो सबके लिए खाना ढूंढ सके। और इसी तरह डार्क एल्व्स का वो ग्रुप पहुंचता है उस जगह जहां मीनाग्रा के दो फाउंडर्स एक पत्थर के सिंहासन पर बैठे होते हैं। उन्हें इरा टाकुटो किसी परछाई जैसे एक डरावने और खतरनाक विजन की तरह दिख रहा होता है, जिसे देखकर जिया का शरीर वहीं जम जाता है। उसे एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे वो बुराई के पुनर्जन्म को देख रहा है, बुराई का जिंदा चेहरा। जिया ये समझते हुए कि उसके एक मूव से उसके पूरे रेस का भविष्य तय होगा, जिया खुद को संभालता है और हिम्मत करके आगे बढ़ता है। सिंहासन पर बैठे शख्स के सामने झुकते हुए अपने कंपेनियन को इंट्रोड्यूस करता है कि वो माजाराम क्लैन से है और वो उसे अपना नाम जिया नाजी, अपने वॉरियर्स का लीडर बताता है, जो कि उसे उस लैंड का मालिक समझ रहा होता है। वो उसकी परमिशन के बिना इस जंगल में आने के लिए उससे माफी मांगता है। ऑटो उन्हें एक गुस्से वाले एक्सप्रेशन के साथ देखती है और वो ये समझती है कि ये डार्क एल्व्स बिना इजाजत इस जगह पर आने की गलती को समझ रहे हैं। वो उनसे पूछती है कि वो इस जगह पर आखिर आए ही क्यों हैं। जिया बताता है कि पहले उनका क्लैन ईडो राज्य में रहता था, पर उन्हें वहाँ परेशान किया जाता था और वहाँ से भागने के लिए मजबूर किया गया। वो उन्हें पूरी कहानी बताने की कोशिश करता है, पर ऑटो उसे टोकती है और उस पर गुस्सा करते हुए उसे अपनी कहानी को छोटा रखने के लिए कहती है, जिसे सुनकर जिया घबरा जाता है कि कहीं उसकी एक गलती उसके लोगों को खतरे में न डाल दे। इसी बीच टाकुटो कहता है कि ये डार्क एल्व्स कितने पतले दिख रहे हैं, जिसे सुनकर जिया एक भारी मन से कहता है कि उन्हें इस जगह पर अभी तक खाने के लिए कुछ नहीं मिला है, और अपने मन में कहता है हमारे क्लैन ने आखिर ऐसा किया क्या है जो हमें इतना सहना पड़ रहा है। हम सब तो बस जीने के लिए एक शांत जगह चाहते थे। तभी अचानक से जिसे वो परछाइयों वाले जंगल का मास्टर समझ रहे थे, वो उन्हें कुछ सेब ऑफर करता है। टाकुटो बताता है कि अगर तुम इन्हें खरगोश की शेप में काटो तो ये स्वाद में अच्छे लगते हैं। जिया ने इस तरह के फल पहले कभी नहीं देखे होते, पर वो उसे वहीं खाने से झिझकता है ताकि उन्हें गुस्सा ना आ जाए। पर उसके बाकी साथी इतने भूखे होते हैं कि वो इसके बारे में चिंता नहीं करते और सब एक साथ उन सेबों पर टूट पड़ते हैं, और जैसे ही उसका मीठा रसीला स्वाद उनके मुंह में जाता है, उनके चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है। पर इतना ही नहीं, टाकुटो एक और पोर्टल खोलता है और उन्हें पेयर्स देने लगता है, जिसे देखकर जिया उसके सामने और झुक जाता है और उससे कहता है कि उनके जैसे ही यहाँ पर और लोग हैं जो बचने के लिए इस जंगल में छुपे हैं, जिनमें छोटे भूखे बच्चे भी हैं, तो उन्हें अभी खाने के जगह जिया उससे इजाजत मांगता है कि वो उन फलों को उन सब के लिए ले जाए। ये सुनकर टाकुटो को उनके लिए बुरा लगता है, जिसकी वजह से वो उन्हें और खाना देने लगता है और इस बार उसमें ब्रेड,
सब्जियां और साथ में अनाज भी होता है, जिसे देखकर जिया को ऐसा लगता है कि वो कोई चमत्कार देख रहा हो। वो याद करता है कि डार्क एल्व्स को हमेशा उजाले से भागने वाले कहकर अपमानित किया गया है और उनसे हमेशा ये कहा गया कि अगर उन्हें कहीं सहारा मिला है तो बस लाइट फेरीज की दया की वजह से। और उन अपमानों का बोझ उठाते हुए जिया के लोग हमेशा अंधेरे में जीने के लिए मजबूर रहे हैं और उनके सबसे खराब वक्त में भी किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। इसलिए इतनी पावर और दया को देखकर नाजी माजाराम क्लैन का योद्धा हिम्मत करके उससे पूछ ही लेता है कि आखिर इस सिंहासन पर बैठा इंसान है कौन। और दूसरी तरफ डार्क एल्व्स की कॉलोनी में जो लोग उनके साथ नहीं जा पाए थे वो भूख से तड़पते हुए उनका इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ खाना ढूंढने वाली पार्टी लौटती है और उनका लीडर उन्हें वो न्यूज सुनाता है जिसे सुनने के लिए वो सब बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। उपवास आखिरकार खत्म हो चुका है। इतना सारा खाना देखकर गांव में खुशी की लहर दौड़ उठती है। बच्चे बूढ़े सभी के चेहरे खिल जाते हैं। जिया शांति से इस नजारे को देखता है। उसके दिल को अलग ही खुशी मिलती है। जब उससे ये पूछा जाता है कि उसे ये सब खाना आखिर कहाँ से मिला है, वो बस ये कहता है कि उसे वो सब बस अचानक से मिल गया था। पर अपने दिमाग में वो अभी भी इरा टाकुटो की वो डरावनी परछाई के बारे में सोच रहा होता है। उसी रात जब सब सो रहे होते हैं, नाजी अकेले कैंप फायर के पास बैठा होता है। बूढ़े मोल्टार उसके पास आते हैं और उसके काम के लिए उसकी तारीफ करते हैं। वो कहते हैं, मैंने बहुत लंबी जिंदगी जी है, लेकिन इतने सालों में मैंने ऐसा अजीब और इतना स्वादिष्ट फल कभी नहीं देखा। नाजी भी मानता है कि उसने भी ऐसे फल के बारे में कभी नहीं सुना और ना ही देखा है। इसीलिए बुजुर्ग मोल्टार जानना चाहता था कि माजाराम क्लैन ऐसी सिचुएशन में कैसे पहुंचा जहां उन्हें इतना यूनिक खाना मिला। जिया उन्हें सच बताते हुए कहता है कि वो जंगल की गहराइयों में एक लेजेंडरी अस्तित्व से मिले थे और एमिली के हिसाब से एक कहानी थी जिसमें एक वैसे ही अस्तित्व को सील किया गया था। ये सुनकर मोल्टार हैरान रह जाता है। क्या खाना ढूंढने वाले पार्टी ने सच में तबाही के राजा को देखा है? वो एक ऐसा नाम था जिसके बारे में पुरानी किताबों में सिर्फ आधा अधूरा ही देखने को मिलता है। कहते हैं कि जब दुनिया अपनी हद पार कर देती है तब तबाही का राजा आता है, तबाही लाने, सब कुछ मिटाने, ताकि लोग फिर से जीरो से शुरुआत कर सके। अब भले ही कोई पक्का नहीं कह सकता कि ये सब सच है या बस कहानी है, लेकिन ये कहना भी मुश्किल है कि ये पूरी तरह से ही झूठ है। जिया बताता है कि वो उस अस्तित्व का नाम तो नहीं जान सका, लेकिन उसे ये तो मानना ही पड़ता है कि उसका वो डरावना रूप तबाही के राजा के टाइटल को पूरी तरह से सूट करता है। और वो कोई ऐसा प्राणी है जिसे समझ पाना शायद आसान नहीं है, लेकिन हाँ, उसके पास एक सेवक थी जो उसकी बातें थोड़ा बहुत समझा सकती थी। मोल्टार कहता है, अब वो जो भी हो, ये तय करना मुश्किल है कि वो सच में तबाही का राजा है या नहीं, पर ये साफ है कि वो अच्छा बिल्कुल नहीं है। अब जब उसका पेट भरा है और उसका माना उसके पास है, वो ये साफ साफ महसूस कर सकता था कि ये जंगल नॉर्मल नहीं है। वो उससे पूछता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिया ने उस प्राणी को कुछ दिया हो उस खाने के बदले में? लेकिन जिया उसे तुरंत मना करते हुए कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मोल्टर को उस पे यकीन नहीं होता। वो कहता है, तबाही का राजा कभी बिना कुछ लिए किसी के भलाई के बारे में नहीं सोच सकता। पर जिया अपनी बात पर अड़ा रहता है कि वो सच कह रहा है। उसने उससे कुछ नहीं मांगा, ना ही उसने उसके सामने कोई शर्त रखी थी। जिया के हिसाब से वो वाकई में उस आत्मा की दया थी जिसने डार्क एल्व्स की हालत देखी और उनकी मदद की। वो उसे हिज ग्रेस कहकर बुलाता है, क्योंकि जिसने उन्हें भुखमरी से बचाया उसके लिए तो इज्जत बनती है। लेकिन ये सुनते ही बुजुर्ग मोल्टर का गुस्सा भड़क उठता है। तुम उसे हिज ग्रेस कहकर बुला रहे हो, एक ऐसे प्राणी को जो शायद खुद तबाही का राजा हो। अब मोल्टर को शक होने लगता है कि कहीं जिया उस एंटिटी के जादू में तो नहीं आ गया। पर जिया अड़ा रहता है कि जिसने उनके लोगों को भूख से मरने से बचाया है उससे उन्हें पूरे सम्मान के साथ पेश आना चाहिए। बल्कि वो सवाल घुमाकर मोल्टर से ही पूछता है, अगर आप उस रूइन किंग के सामने होते तो क्या करते? इस पर मोल्टर भी चुप हो जाता है। उसके पास कोई जवाब नहीं होता। थोड़ी देर बाद वो अपनी गलती मान लेता है और माफी मांगता है। तुम हमारे कबीले के सबसे बहादुर योद्धा हो और मैं अपनी बात ज्यादा ही आगे ले गया। फिर मोल्टर घोषणा करता है, माजाराम क्लैन के डार्क एल्व्स के हेड होने के नाते वो खुद रूइन किंग से बात करेगा। आखिरकार मोल्टर 200 साल से भी ज्यादा जी चुका है। उसे भरोसा है कि वो इस सिचुएशन को संभाल सकता है, क्योंकि असल में इन दोनों लीडर्स की चाहत बस एक ही है कि उनके लोग फिर से सुकून से जी सकें। उधर मिनोग्रा के दो फाउंडर्स आपस में बात कर रहे होते हैं। ऑटो अपने मास्टर को डांटती है कि उसने उतना सारा माना उन डार्क एल्व्स को खिलाने के लिए यूं ही उड़ा दिया, और उसे याद दिलाती है कि उसे अभी खुद का नेशन भी बनाना है, जिसके लिए उन्हें उसे बचा के चलना चाहिए था। टाकुटो एक शर्मिंदा सी स्माइल देते हुए कहता है कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया और इसलिए अब उसे ऑटो की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। ये सुनकर ऑटो, जो अब तक सख्त बनकर बैठी थी, वो एकदम से पिघल जाती है, जैसे कि वो उसके प्यार में पड़ गई हो। वो सबमिशन मोड में चली जाती है। उसके मास्टर की एक मीठी बात ही उसे पूरी तरह से पिघला सकता था। टाकुटो उधर थोड़ा परेशान होता है क्योंकि वो चाहकर भी उन डार्क एल्व्स से बात नहीं कर पाया। उसने बहुत ट्राई किया लेकिन वो नहीं बोल पाया। ऑटो कहती है कि उसे लगा कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है, जैसे कोई मिस्टीरियस मास्टरमाइंड जो खुद कुछ नहीं कहता और सब अपने सबऑर्डिनेट
को संभालने देता है। लेकिन टाकुटो सच में ज्यादा बोलने वाला लड़का नहीं था। असल जिंदगी में भी वो एक इंट्रोवर्ट टाइप था, इसलिए भले ही वो अब इस फैंटेसी दुनिया में आ गया है, ऐसा नहीं है कि वो एकदम से किसी महान लीडर की तरह बातें करने लगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप अगर ऐसा ऐप ढूंढ रहे हो जिससे आप जो चाहो वो देख सको, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, आपको कमेंट में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।